हेलो एवरीवन, सो लेट अस स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग के बारे में। तो दो नहीं तीन तरह की सैम्पलिंग होती हैं। देखो, एक होती है रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक नॉन रैंडम नॉन प्रोबेबिलिटी, एक मिक्स सैम्पलिंग। ठीक है, अब रैंडम सैम्पलिंग के बारे में ये पूरा कंप्लीट लेक्चर होगा। तो रैंडम सैम्पलिंग में आती है एक सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड एंड क्लस्टर। सो देखो, रैंडम सैम्पलिंग की हम बात करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की अगर हम ओवरऑल बात करें, सो एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द रिसर्च। सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है कि एवरी मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड फॉर द रिसर्च। कि पॉपुलेशन के हर मेंबर पे बराबर का चांस है सेलेक्ट होने के लिए रिसर्च के पास। तो ये प्रोबेबिलिटी या फिर रैंडम सैम्पलिंग होती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो इस टेक्निक में क्या होता है, एवरी मेंबर ऑफ द सैम्पल इज सेलेक्टेड प्योरली ऑन द रैंडम बेसिस पे सिलेक्ट होता है। जैसे कि चिट्स पिक कर लो, पिकिंग चिट्स फ्रॉम बाउल, लॉटरी सिस्टम हो गया है ना, रैंडम नंबर जनरेटर, रैंडम नंबर आएगा, जनरेटर है उसका, है ना, उसकी हेल्प से भी। तो ये कुछ सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के मेथड होते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। इस टेक्निक में क्या होता है, पॉपुलेशन को ना म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब क्या करा, पॉपुलेशन है उसको कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। तब जो ग्रुप का हर मेंबर है ना, उस पर बराबर चांस है सिलेक्ट होने का रिसर्च के लिए। अच्छा, अब क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग की बात करूँ, सो उसमें क्या होता है, लार्ज पॉपुलेशन है, जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड है, क्लस्टर सैम्पलिंग की बात कर रही हूँ। तो अब ये जो लार्ज पॉपुलेशन है, जो एकदम जोग्राफिकली भी देखा जाए तो कितनी डिस्पर्स्ड है, सो होल पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल ग्रुप्स। तब यहाँ पे भी क्लस्टर और स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या डिफरेंस है वो भी अभी हम पढ़ेंगे आगे। यहाँ पे क्या किया, होल पॉपुलेशन को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और ये छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनको नाम कर दिया क्लस्टर्स। नाउ फॉर एग्जांपल, कंपनी वांट टू स्टडी द परफॉर्मेंस इन कंट्री। एक कंट्री की परफॉर्मेंस क्या है जानना है कंपनी को, तो वो क्या छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड करेगी। जैसे पहले सिटीज़ की हो गई, फिर वो टाउन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, टाउन्स में फिर मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ के बारे में हम बात करेंगे। सो लाइक दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इन डिटेल. So to understand the concept of independent chance of selection, let's assume that there are 5 students in class who are very close friends, and if one of them is selected but other 4 are refused. See, अगर एक सेलेक्ट हुआ तो वो पार्टिसिपेशन करने से मना कर देगा। वो कहेगा क्यों? क्योंकि उसके बाकी 4 फ्रेंड्स तो सिलेक्ट हुए नहीं, तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तब आपका क्या है, अब आपने उस एक बच्चे को सिलेक्ट किया, अब आपको पता है भाई 5 जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो पाँचों के पाँचों क्लोज फ्रेंड्स हैं। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। एंड अब उस जो क्लास का स्टूडेंट है उसमें से एक आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो मना कर देगा, मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना रिसर्च में क्योंकि मेरे 4 फ्रेंड्स तो और सिलेक्ट ही नहीं हुए। तब या तो आप क्या करो, या तो उन पाँचों को सिलेक्ट करो या फिर किसी को भी नहीं करो। ठीक है, एक केस हो सकता है। सो आर सैम्पल विल नॉट बी कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट सैम्पल। तब ये तो डिपेंडेंसी हो गई ना, ये इंडिपेंडेंट सैम्पल कहाँ का हुआ? क्योंकि सिलेक्शन जो है, एक का सिलेक्शन बाकियों की सिलेक्शन पे डिपेंडेंट है। अब भाई बाकी 4 बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो अब वो एक बच्चा नहीं कर रहा है तो डिपेंडेंट हो गया कि अब उस एक बच्चे को अगर सिलेक्शन कराना है तो उसकी बाकी 4 फ्रेंड्स का भी सिलेक्शन हो, या फिर उस बच्चे को भी हटा दो सिलेक्शन से। सो ये डिपेंडेंट हो गया। So, however, if number of refusals is fairly small, अब इस तरह के अगर refusal fairly small है but practical terms में हम बात करें, it should not make the sample non representative. अब ऐसा ना हो कि सैम्पल जो है वो नॉन रिप्रेजेंटेटिव ही हो जाए इन रिफ्यूजल्स की वजह से। So but in practical क्या होता है, there are always some people who do not want to participate in the study. But you need not to worry because the population is significantly large.
प्रैक्टिकल टर्म्स में भी वो होता है ऐसा कि काफ़ी लोग मना कर देते हैं रिसर्च में पार्टिसिपेट करने से, पर चिंता की बात नहीं है, बहुत सारी पॉपुलेशन है। अ सैम्पल कैन ओनली बी कंसिडर्ड एज अ रैंडम और अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल। एक सैम्पल को हम रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पल तभी कहेंगे इफ़ बोथ ऑफ द कंडीशंस आर मेट। बिकॉज देखो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पॉपुलेशन अंडर स्टडी, सो अगर जो है ये कंडीशंस मेट हैं कि रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का एंड बायसनेस जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, वरना बायसनेस इंट्रोड्यूस हो जाएगी ना। सो सैम्पल कैन बी ओनली कंसिडर्ड एज अ रैंडम और अ प्रोबेबिलिटी सैम्पल। तो अब रैंडम और प्रोबेबिलिटी सैम्पल के बारे में तो थोड़ा बहुत एग्जाम्पल से समझाया। अब अगर आपसे कोई पूछे कि रैंडम सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को कब यूज़ कर सकते हैं, पहला क्वेश्चन ये, तो कब यूज़ कर सकते हैं, व्हेन टू यूज़। पहला पॉइंट, जब पॉपुलेशन हमारी होमोजीनियस हो तब यूज़ कर सकते हैं रैंडम सैम्पलिंग को। दूसरा पॉइंट, पॉपुलेशन लिस्ट अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ईजी टू कलेक्ट, population list should be available with researcher, and third point is easy to collect data from random member. So when to use simple random sampling, simple random sampling के बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा आपने क्या बोलना है, population should be homogeneous, population list should be available with the researcher, it should be easy to collect data from a random member. Now let's move towards advantages. अब इसके फ़ायदे क्या होंगे। फ़ायदा नंबर 1, as they represent the total sampling population, the inferences drawn from such samples can be generalized to total sampling population. So अब एडवांटेज क्या है कि जैसे कि ये रिप्रेजेंट करते हैं टोटल सैम्पलिंग पॉपुलेशन को, सो जो इन्फ्रेंसेस ड्रॉन होंगे, द इन्फ्रेंसेस ड्रॉन फ्रॉम सच सैम्पल्स कैन बी जनरलाइज्ड to total sampling population. So can be generalized to total sampling population. दूसरा देखिए पॉइंट, some statistical test based upon theory of probability can be applied only to the data collected from random samples. So जितने भी कुछ ऐसे स्टैटिस्टिकल टेस्ट होते हैं जो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर अप्लाई किए होते हैं, मतलब बेस्ड होते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड होते हैं, और वो इन्हीं तरह के डाटा पे अप्लाई करे जा सकते हैं जो रैंडम सैम्पलिंग से डाटा कलेक्टेड हो। एंड सो सम ऑफ दीज टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग कंक्लूसिव कोरिलेशन। और ये टेस्ट क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस्टेब्लिश करते हैं कंक्लूसिव कोरिलेशंस को। ना क्या क्या मेथड्स होते हैं रैंडम सैम्पल को ड्रॉ करने के लिए। फिश बॉल ड्रॉ, सी इफ़ योर टोटल पॉपुलेशन इज स्मॉल, एक ईजी प्रोसीजर है, इज टू नंबर ईच एलिमेंट यूजिंग द सेपरेट स्लिप्स ऑफ पेपर। अगर छोटी सी पॉपुलेशन है तो क्या करो, स्लिप्स ले लो, ठीक है, सेपरेट स्लिप ऑफ पेपर ले लो, उन पे नंबर लिख दो। सो टू नंबर ईच एलिमेंट, हर एलिमेंट को यूजिंग सेपरेट स्लिप्स ऑफ पेपर फॉर ईच एलिमेंट हमें नंबर करना है, एंड उन स्लिप्स को हमें बॉल में डाल देना है, एंड देन पिक आउट ऑफ देम वन बाय वन विदाउट लुकिंग until the number of slips selected equals the sample size. तो जितना हमें सैम्पल साइज चाहिए उतनी हमें चिट्स लेनी है, स्लिप्स लेनी है, और उस बेसिस पे हम डिसाइड कर लेंगे। लॉटरी में भी ऐसे ही होता है। अच्छा, दूसरा देखो, कंप्यूटर के थ्रू प्रोग्रामिंग कर लो। तीसरा है कि एक टेबल आती है जिसमें रैंडमली जनरेटेड नंबर्स होते हैं, तो हम उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर लेट्स डिस्कस अनदर कंसेप्ट, सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट। इसे समझते हैं। जैसे मान लीजिए सैम्पल ले लिया हमने 20 स्टूडेंट्स का, 80 स्टूडेंट्स थे, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स का सैम्पल ले लिया। अच्छा, अब पहले स्टूडेंट के जो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/80। ओके, अब दूसरा सिलेक्ट करना है तो 80 में से भाई अभी दूसरा सिलेक्ट कर रहे हैं तो 79 स्टूडेंट्स बचे।
79 बचे ना, एक स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी पता चल गई 1/80, दूसरे की बात कर रहे हैं तो 79 में से वो एक बच्चा, ठीक है। 20th स्टूडेंट की बात करूँ तो भाई 80 में से 20th की मैं बात कर रही हूँ तो कितना है देखो, 79 दूसरे के लिए बोला मैंने, 1 माइनस किया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग 20th स्टूडेंट विल बी 1 में 61। देखो 80 में से अगर 2 जाते हैं तो 78 होता है, पर हमने क्या लिखा 1/79 लिखा ना, तो 80 में से 20 जाते हैं तो कितना 60, पर मैंने क्या लिखा 1/61 प्रोबेबिलिटी of selecting the 20th student. Now this type of sampling is called, so this type of sampling is called sampling without replacement. अभी हमने replacement नहीं करी, but this is contrary to our basic definition of randomization. ये जो randomization की हमने definition थी, ये उसके तो contrary है। contrary क्यों है? See, because देखिए that is each element, हर element पे बराबर चांस होना चाहिए, equal और इंडिपेंडेंट चांस होना चाहिए सिलेक्शन का, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट की। देखो सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे सेलेक्टेड एलिमेंट, जो हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया उसको रिप्लेस कर दिया, सेलेक्टेड एलिमेंट इज रिप्लेस्ड इन द सैम्पलिंग पॉपुलेशन एंड इफ इट इज सेलेक्टेड अगेन इट इज डिस्कार्डेड एंड नेक्स्ट वन इज सिलेक्टेड, ठीक है। मान लो हमने एलिमेंट को एक सेलेक्ट भी कर लिया तो भी इट डजेंट मैटर, हम उस सेलेक्टेड एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे सैम्पलिंग पॉपुलेशन से इफ इट इज सेलेक्टेड अगेन, इट विल बी डिस्कार्डेड एंड नेक्स्ट वन विल बी सिलेक्टेड, तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं हम। एंड अगर क्या है कि सैम्पलिंग पॉपुलेशन फेयरली लार्ज है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग द सेम एलिमेंट इज ट्वाइस फेयरली रिमोट। इफ द सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज फेयरली लार्ज, probability of selecting the same element will be twice। उस एलिमेंट को प्रोबेबिलिटी, जो सेलेक्टेड एलिमेंट है, सेम एलिमेंट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर पॉपुलेशन जितनी लार्ज होती है ना, तो प्रोबेबिलिटी समझ लो सेम एलिमेंट को सिलेक्ट करने की ट्वाइस हो जाती है। अगर सैम्पलिंग हम कर रहे हैं रिप्लेसमेंट के साथ, तब की बात है ये। चलिए अब हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को और डिटेल में समझते हैं। सो इन लाइन विद द डेफिनेशन ऑफ रैंडमाइजेशन वेयर बाय ईच एलिमेंट इन द पॉपुलेशन इज गिवन एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ सिलेक्शन, a simple random sample is selected by this procedure. Now what is the procedure of selecting a simple random sample? Procedure इसका लर्न कीजिए, इसके 3-4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप, आइडेंटिफाई बाय अ नंबर all the elements or a sampling units in the population। जैसे भाई चिट्स वाला प्रोसेस, सो आइडेंटिफाई बाय नंबर all the elements or the sampling units in the population। Step number 2, decide the sample size। Step 2 क्या है, सैम्पल साइज को डिसाइड कर लो। पहला स्टेप, नंबर को आइडेंटिफाई करो, जितने भी सैम्पलिंग यूनिट्स हैं पॉपुलेशन में उनको आइडेंटिफाई करना हमारा ड्यूटी। तो पहला ड्यूटी क्या कि आइडेंटिफाई करें हम सैम्पलिंग यूनिट्स को। दूसरा स्टेप, डिसाइड करें सैम्पल साइज को, डिसाइड करें सैम्पल साइज को, सैम्पल साइज को स्मॉल एन से डिनोट करते। तीसरा स्टेप, सेलेक्ट एन मतलब सैम्पल साइज यूजिंग द फिश बॉल ड्रॉ, टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स और अ कंप्यूटर प्रोग्राम। तो हमने सेलेक्ट कर लिया सैम्पल साइज, पहले हमने डिसाइड करा कि इतना सैम्पल साइज होना चाहिए, फिर उतने हमने सेलेक्ट कर लिए। अब देखो एग्जाम्पल भी है, आप तो और अच्छा समझ जाएगा। जैसे कि 80 स्टूडेंट की क्लास है, आइडेंटिफाई कर लिया ईच स्टूडेंट बाय अ नंबर 1 से 80 तक। अब हमने सपोज कर लिया कि हमें तो हम 20 स्टूडेंट का सिलेक्शन करेंगे, हमने सैम्पल साइज ले लिया 20। अब फिश बॉल ड्रॉ करो, टेबल रैंडम करो, कंप्यूटर प्रोग्राम करो, बस 20 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लो और उन्हें इंक्वायरी के लिए भेज दो। लेट्स मूव टुवर्ड्स स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब हम बात करेंगे स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग की।
तो जो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग है ये बेस्ड है प्रिंसिपल नंबर 3 पे। एंड प्रिंसिपल नंबर 3 कहता है the greater the difference in the variable under study in a population, the greater the difference in a variable under study in a population for a given sample size, the greater the difference between sample statistics and true population mean। मतलब जितना ज़्यादा वेरिएबल में डिफरेंस होगा एक गिवन सैम्पल साइज के लिए उतना ज़्यादा डिफरेंस सैम्पल स्टैटिस्टिक्स और पॉपुलेशन मीन में होगा। नाउ ये स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। देखिए कैसे, इफ़ हेटेरोजेनिटी इन पॉपुलेशन कैन बी रिड्यूस्ड बाय सम मीन्स फॉर अ गिवन सैम्पल साइज यू कैन अचीव ग्रेटर एक्यूरेसी इन योर एस्टिमेट। तो जैसे अगर हेट्रोजेनिटी जो है अगर हम उसको रिड्यूस कर दें एक गिवन सैम्पल साइज के लिए तो उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी पाई जा सकती है। ठीक है, नाउ सी, so researcher attempts to a stratified population in such a way that population within the stratum is homogeneous with respect to the characteristic on the basis which it is being stratified। तो जो रिसर्चर होता है वो रिसर्चर अटेम्प्ट्स टू स्ट्रैटिफाई द पॉपुलेशन। रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर कोशिश करता है, अटेम्प्ट करता है कि वो स्ट्रैटिफाई करे पॉपुलेशन को इस वे में, इन सच अ वे, इस अंदाज में स्ट्रैटिफाई करे दैट पॉपुलेशन विद इन अ स्ट्रैंटम, जो पॉपुलेशन है विद इन अ स्ट्रैंटम वो होमोजीनियस हो, इज होमोजीनियस with respect to what, with respect to the characteristic on the basis of which it is being stratified। So population within the stratum is homogeneous with respect to the characteristic on basis of which it is being stratified। Now it's important that characteristic chosen as the basis for stratification are clearly identifiable in the study population। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक चूज़ कर रहे हैं वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल हो इन द स्टडी पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखो अगर हम एक पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफाई करना है तो ये ज़्यादा आसान रहेगा कि अगर हम उसका जो उसका बेसिस लें कैरेक्टरिस्टिक ऑन द बेसिस ऑफ विच इट इज़ बीइंग स्ट्रैटिफाइड, तो हम जेंडर लें रादर देन एज, क्योंकि एज में थोड़ा सा मुश्किल आ सकती है ना, पर जेंडर में तो ईजी है, मेल और फीमेल। पर एज तो बहुत वेरिएशन होता है, वेरिएशन ज़्यादा होता है तो क्या होता है, ग्रेटर द वेरिएशन, वेरिएबल में वेरिएशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, उससे प्रॉब्लम, सैम्पल स्टैटिस्टिक और ट्रू पॉपुलेशन मीन में भी बहुत डिफरेंस आ जाएगा, राइट। नाउ लेट्स डिस्कस स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग की दो तरह की टाइप्स होती हैं, प्रपोर्शनेट और डिसप्रपोर्शनेट। ठीक है, प्रपोर्शनेट क्या होता है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ईच स्ट्रैंटम इन रिलेशन टू द प्रपोर्शन इन टोटल पॉपुलेशन इज सिलेक्टेड। तो प्रपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग ये होती है कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स from each stratum in relation to its proportion in total population is selected। Disproportion क्या होता है, disproportionate consideration is not given to size of stratum। तो consideration नहीं दिया जाता, not given to size of stratum। पर proportionate में क्या होता है, number of elements from each stratum, number of elements from each stratum in relation, number of elements from each stratum in relation to its proportion in total population is selected।
सो अब हम प्रोसीजर पढ़ेंगे कि कैसे एक स्ट्रैटिफाइड सैंपल को सेलेक्ट किया जाता है। पहला स्टेप वही सेम रहेगा, आइडेंटिफाई करेंगे हम सैम्पलिंग यूनिट्स को, ठीक है। दूसरा स्टेप रहेगा हम डिसाइड करेंगे डिफरेंट स्ट्रैटा को। देखो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है बताया था ना, म्यूचुअली लार्ज पॉपुलेशन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो हम डिसाइड करेंगे डिफरेंट स्ट्रैटा को, जिसे हम स्मॉल के से डिनोट कर देंगे। फिर हम ईच एलिमेंट को प्लेस करेंगे एप्रोप्रिएट स्ट्रैंटम में, ठीक है। चौथा स्टेप, नंबर करेंगे हम एवरी एलिमेंट को ईच स्ट्रैंटम में सेपरेटली। पांचवा स्टेप देखिए, हम टोटल सैंपल साइज को डिसाइड कर लेंगे। और छठा स्टेप है हम डिसाइड करेंगे कि क्या ये प्रोपोर्शनेट है या डिसप्रोपोर्शनेट है, ये छठा स्टेप। सो जैसे ही हमें पता चलेगा कि ये डिसप्रोपोर्शनेट है तो हम डिटरमाइन कर लेंगे नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो हमें सेलेक्ट करना है ईच स्ट्रैंटम से। और फॉर्मूला क्या होगा, डिसप्रोपोर्शनेट में सैंपल साइज अपॉन में नंबर ऑफ स्ट्रैंटा, ठीक है, n बाई के, n बाई के यहीं पे लिखा है। अच्छा, आठवां स्टेप देखिए, हम सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को ही तो डिटरमाइन कर रहे हैं। ये सैम्पल साइज n बाई के फॉर्मूला किसका है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स का ही तो है। तो हम सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फ्रॉम ईच स्ट्रैंटम को। हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स को हर स्ट्रैंटम में से। किस टेक्निक से, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। सो जब भी SRS जहाँ भी लिखा हुआ दिखे समझना क्या कह रहा है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक। फिर हम बात करते हैं प्रोपोर्शनेट के बारे में। तो प्रोपोर्शनेट में भी क्या डिटरमाइन करेंगे, प्रोपोर्शन ईच स्ट्रैंटम की। तो अब proportion of each stratum is equal to elements in each stratum upon में total population size। so proportion अगर डिसाइड करने हो हर stratum की तो elements in each stratum upon में total population size। element in हर stratum में जितने भी elements हैं उसको डिवाइड करेंगे total population size से। Then we will determine the number of elements to be selected। फिर हम डिटरमाइन करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो सेलेक्ट करने हैं। तो वो क्या आएगा, सैम्पल साइज इनटू पी। पी क्या है, जो हमने प्रोपोर्शन डिसाइड किया, तो सैम्पल साइज इनटू पी। एंड देन सेलेक्ट द रिक्वायर्ड नंबर विद SRS टेक्निक। बाकी सब सेम है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं अब। देखो अब ये डिसप्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग था क्योंकि इसमें क्या था, इस मेथड में साइज ऑफ स्ट्रैंटम को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता, इसलिए डिसप्रोपोर्शनेट था। अब यहाँ पे सैम्पल जो सेलेक्ट किया है वो प्रोपोर्शन में था साइज ऑफ स्ट्रैंटम के, तो इसलिए प्रोपोर्शनेट था। देखो यहाँ पर जो ये सिलेक्ट किया गया ना, प्रोपोर्शन में किया गया, मतलब एलिमेंट्स को लिया है और पॉपुलेशन साइज को भी लिया है। अब हम स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो देखो ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है, इतना क्लियर है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कब सूटेबल नहीं होती, जब पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस हो। तो अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या होता है कि जितनी भी एंटायर पॉपुलेशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप में डिवाइड होती है, और इन एक्सक्लूसिव ग्रुप को स्ट्रैटा भी कहते हैं हम। And then the sample is taken randomly out of these group, which means that every member of the group has an equal chance of being selected for sample or research. So it ensures that sample should represent the heterogeneous population. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि कब यूज़ करना है स्ट्रैटिफाइड को।
देखो, जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो या हेट्रोजीनियस हो तभी यूज़ करना इसे, वरना मत करना, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं। एडवांटेज ये है कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होती है तब बहुत काम आता है ये, और ये डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक भी रिप्रेजेंट करता है और थोड़ा प्रिसाइज भी है, ठीक है, एसआरएस से। डिसएडवांटेज ये है कि सूटेबल नहीं है जब पॉपुलेशन छोटी है, क्योंकि छोटी पॉपुलेशन को सब डिवाइड हम नहीं करते डिफरेंट ग्रुप में। और दूसरा फ़ायदा ये, मतलब दूसरा नुकसान ये कि ये जो सैम्पलिंग टेक्निक है ये ओनली तभी यूज़फुल है जब रिसर्चर पे ना पूरी लिस्ट हो, कैरेक्टरिस्टिक भी हो पॉपुलेशन की और लिस्ट भी कंप्लीट होनी चाहिए, तब तो फ़ायदा है, वरना नहीं फ़ायदा। लास्टली वी मूव ऑन क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करते हैं। सो ये एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की टाइप है, इसे एरिया सैम्पलिंग भी कहते हैं। इसमें कुछ स्मॉल रिकॉग्नाइजेबल ग्रुप्स होते हैं जिन्हें हम क्लस्टर कहते हैं। तो एक बार पॉपुलेशन को क्लस्टर में डिवाइड कर दिया तो क्लस्टर को हम सिलेक्ट करते हैं रैंडम बेसिस पे, एंड ऑल मेंबर्स ऑफ दैट क्लस्टर आर इंक्लूडेड इन द सैम्पल। तो क्लस्टर क्या है, छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, और जैसे जो क्लस्टर सेलेक्ट किया ना अपने रैंडम बेसिस पे, तो उस क्लस्टर में जितने भी मेंबर्स होंगे सबको सैम्पल में इंक्लूडेड होंगे वो सारे के सारे। तो अब क्लस्टर फॉर्म करने के लिए क्या बात ध्यान रखनी है क्लस्टर बनाने के लिए, ये क्लस्टर ना छोटा होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, इन लाइन विद रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। एंड दूसरी बात ये कि नंबर ऑफ यूनिट्स इन ईच क्लस्टर शुड बी अप्रॉक्सीमेट सेम। कोशिश करो कि क्लस्टर में सारे जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो सेम हो। अब कब यूज़ करना है भाई, जब पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो, जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड हो, और इसकी टाइप्स की बात करें तो सिंगल, डबल, मल्टीपल, ये 3 इसकी स्टेजेस भी होती हैं। नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग के क्या फ़ायदे हैं। क्लस्टर सैम्पलिंग डाटा एक्यूरेसी को इंश्योर करता है, क्योंकि लार्ज सैम्पल्स हैं तो इट इंश्योर्स डाटा एक्यूरेसी एज देयर आर लार्ज सैम्पल्स फ्रॉम क्लस्टर्स, ठीक है। तो डाटा एक्यूरेसी इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है क्लस्टर सैम्पलिंग का। दूसरा, ये कन्वीनियंट भी रहता है जब लार्ज पॉपुलेशन हो, तो ये कन्वीनियंट भी बहुत है। तो पहला फ़ायदा डाटा एक्यूरेसी हो गई, दूसरा फ़ायदा कन्वीनियंट है, तीसरा फ़ायदा इंक्रीज़ करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। वैलिडिटी बढ़ जाती है रिसर्च की, क्योंकि क्लस्टर रैंडमली चूज़ होते हैं एक लार्ज पॉपुलेशन से, तो रिसर्च की एक्सटर्नल वैलिडिटी बढ़ाने में भी क्लस्टर सैम्पलिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अब क्या इसके नुकसान है। नुकसान ये है सिर्फ इसका, जैसे कि तभी वर्क करता है, इट्स ओनली वर्क व्हेन देयर इज़ ईजी टू डिवाइड पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन को डिवाइड करना अगर ईजी है डिफरेंट ग्रुप में तो ये तभी वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा। और दूसरा ये कि इट्स प्रॉन टू सैम्पलिंग एरर होने के चांसेस हैं। सिर्फ अगर क्लस्टर जो है पर्सनल ओपिनियन पे बेस्ड है ना, तो सैम्पलिंग एरर है ऐसा भी मान के चलो। फ़ायदे तो हैं कि कन्वीनियंट है, और क्या फ़ायदे थे कि कन्वीनियंट है, वैलिडिटी बढ़ाता है ना, और डाटा एक्यूरेसी भी देता है। और नुकसान में यही है कि मुश्किल होता है थोड़ा ग्रुप को डिवाइड करना, और सैम्पलिंग एरर के भी चांसेस हैं। सो हमने इतनी सारी 3 हमने सैम्पलिंग पढ़ ली, रैंडम सैम्पलिंग के टाइप, सिंपल, स्ट्रैटिफाइड, क्लस्टर। अब हम स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर के बीच का डिफरेंस पता कर लेते हैं। देखो, अगर जो हमारे ग्रुप्स होमोजीनियस है इंटरनली की बात कर रही हूँ, इंटरनली अगर ग्रुप्स होमोजीनियस है तो स्ट्रैटिफाइड। अगर इंटरनली ग्रुप हेट्रोजीनियस है तो क्लस्टर। अगर म्यूचुअल की बात करें भाई, म्यूचुअली देखा जाए तो हेट्रोजीनियस ग्रुप स्ट्रैटिफाइड में होते, और क्लस्टर में देखा जाए तो ग्रुप्स होमोजीनियस होते हैं म्यूचुअली। अब देखिए, लास्ट के 2 डिफरेंस ये हैं कि स्ट्रैटा मैनुअली फॉर्म्ड होता है कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में, स्ट्रैटिफाइड है, और क्लस्टर्स जो हैं वो फॉर्म्ड होते हैं यूजिंग प्री एग्जिस्टिंग ग्रुप्स, पहले ग्रुप्स जो एग्जिस्ट होते हैं उसके बेसिस पे। अब स्ट्रैटिफाइड का लास्ट डिफरेंस ये है कि सैम्पल जो है, सैम्पल इज टेकन फ्रॉम स्ट्रैटा using simple random sampling, and clusters are selected as a sample using simple random sampling.
सो आई होप गाइस ये हमने पूरा प्रोबेबिलिटी रैंडम सैम्पलिंग क्लियर हो गया होगा आप सभी को. सो थैंक यू गाइस.